हमने लास्ट लेक्चर्स में अपनी कुछ थ्योरम्स पढ़ी थी, हम वलय का भी पढ़ रहे थे, गुणजावली पढ़ी थी हमने, थ्योरम्स सीखी थी। अब आगे की थ्योरम्स देखिए। नेक्स्ट थ्योरम क्या है? एक क्रम विनिमय तत्समकी वलय एक क्षेत्र होता है यदि इसकी उचित गुणजावली न हो या यह एक सरल वलय। ये क्या कह रहा है कि क्रम विनिमय जो तत्समकी वलय होता है ये क्या होता है? क्षेत्र होता है अगर इसकी कोई भी उचित गुणजावली नहीं हो, यानी इसकी सिर्फ विषम गुणजावली हो। क्षेत्र प्रूफ करना, चूंकि क्रम विनिमय तत्समकी वलय है तो हमें सिर्फ इसमें एक ही कंडीशन प्रूफ करनी होगी क्षेत्र के लिए कि इसके प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम इसमें विद्यमान है। अगर ये कंडीशन हमने प्रूफ कर दी तो ऑलरेडी प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए, मैंने मान लिया कि जो R है वो क्या है? एक क्रम विनिमय तत्समकी वलय है जिसकी कोई भी उचित गुणजावली नहीं है। ठीक है ना। अब हमने R का एक एलिमेंट माना है A, जो कि क्या है? जीरो नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो, यानी जीरो के बराबर नहीं है। तब एक डेफिनेशन डिफाइन किए, आर ए इज इक्वल टू आर ए सजे आर बिलोंग्स टू आर। ये आर ए क्या है? इस आर की गुणजावली है। ठीक है, तो आर ए किसके बराबर होगा? या तो जीरो के बराबर होगा या आर के। क्यों? क्योंकि इस वलय की कोई भी उचित गुणजावली नहीं है, और अगर उचित गुणजावली नहीं है तो सिर्फ इसकी दो ही गुणजावली होगी, विषम गुणजावली। एक तो आर खुद जिसे एकम गुणजावली कहते हैं और दूसरी शून्य जिसे शून्य गुणजावली कहते हैं। तो हमने आर ए इसकी गुणजावली डिफाइन की है, यानी आर ए या तो शून्य गुणजावली होगी या फिर आर होगी। ठीक है ना। अब चूंकि आर एक क्रम विनिमय तत्समकी वलय है तो इसकी गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव विद्यमान होगा, जो कि क्या होता है? 1। तो चूंकि 1 किसको बिलोंग कर रहा है? R को, तो A.1 इज इक्वल टू A किसको बिलोंग कर जाएगा? RA को, क्योंकि यहाँ R आ रही, ये डेफिनेशन इसकी इंक्लूड है। हमने 1R का एलिमेंट ले लिया है तो मैं ये डेफिनेशन लगा रही हूँ A.1। तो क्या आएगा? A, जो कि किसका एलिमेंट होगा? RA का, क्योंकि ये डेफिनेशन लगी है। क्लियर है? तो आर ए तो क्या है? नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि जो ए है वो क्या है? नॉट इक्वल टू जीरो है, इसलिए आर ए किसके बराबर होगा? इस आर के, यानी इस वलय आर का जो प्रत्येक अवयव है वो किस फॉर्म के हैं? आर ए के रूप के हैं। क्लियर है ना। तो अब देखिए, फॉर ऑल स्मॉल आर बिलोंग्स टू आर तथा 1 बिलोंग्स टू आर, अतः आर में एक ऐसा अवयव x विद्यमान है। मैंने वलय आर के दो एलिमेंट डिफाइन किए हैं, एक तो r है और दूसरा 1 है। और r, इस r में एक अवयव x इस तरीके से विद्यमान है कि x से किसके बराबर होगा? 1 के। और चूंकि क्रम विनिमय वलय है तो ax भी किसके बराबर होगा? 1 के। तो ax और x दोनों ही किसके बराबर हैं? 1 के। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a इनवर्स हो जाएगा। चूंकि आप ये ले लीजिए, दोनों तरफ बाईं तरफ ए इनवर्स संक्रिया कराइए, यहाँ पे ये, यहाँ पे दाईं तरफ संक्रिया करवाइए इनवर्स से। तो x इज इक्वल टू क्या होगा? ए इनवर्स, जो किसमें बिलोंग करेगा? आर में। क्यों? क्योंकि जो x था वो आर का एलिमेंट था, जो किसके बराबर हो गया? ए इनवर्स के। तो ए इनवर्स भी किसमें बिलोंग करेगा? आर में बिलोंग करेगा, यानी आर के प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम आर में विद्यमान है, इसलिए क्या है? ये एक क्षेत्र है। तो किसी भी क्रम विनिमय तत्समकी वलय एक क्षेत्र होता है अगर इसकी कोई भी उचित गुणजावली नहीं हो। ठीक है नाउ, अब कुछ डेफिनेशन और हमारी एक थ्योरम बची है, उसके बाद हम एग्जांपल करके नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे इसका। देखिए, मुख्य गुणजावली अथवा एकज गुणजावली की मुख्य गुणजावली क्या होती है, जिसे एकज गुणजावली भी कहते हैं। वलय आर की एक गुणजावली आई आर की मुख्य गुणजावली कहलाती है यदि यह आर के केवल एक ही अवयव से जनित हो। पहले ये डेफिनेशन देखिए, मेरे पास एक वलय है आर और इस वलय आर की एक गुणजावली है आई। ये आई इस वलय आर की मुख्य गुणजावली कब कहलाएगी? अगर आई आर के एक ही अवयव से क्या होती है? जनित होती है। आपने चक्रीय ग्रुप पढ़ा था, उसमें जनक जनित सब पढ़े थे। तो जो आई है ये मुख्य गुणजावली कब कहलाएगी? अगर ये आर के सिर्फ एक ही एलिमेंट से क्या होती है? जनित होती है। दूसरी डेफिनेशन, एक गुणजावली आई वलय आर की मुख्य गुणजावली कहलाती है यदि आर में एक ऐसा अवयव ए विद्यमान हो कि आई इज इक्वल टू ए। यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि जो मेरी गुणजावली आई है वो आर के एक एलिमेंट ए से ही क्या हो रही है? जनित हो रही है। सिर्फ एक ही एलिमेंट ए से जनित हो रही है। ठीक है, तो एक वलय है आर और आई इस वलय आर की गुणजावली है, तो ये आई मुख्य गुणजावली कहलाती है अगर आई आर के केवल एक ही अवयव से क्या होती है? जनित होती है। तो ये क्या कहलाएगी? मुख्य गुणजावली या फिर एकज गुणजावली। ठीक है नाउ, नेक्स्ट है मुख्य गुणजावली वलय। कि मुख्य गुणजावली वलय क्या होती है?
यदि वलय आर की प्रत्येक गुणजावली मुख्य गुणजावली हो तो वलय आर क्या कहलाती? मुख्य गुणजावली। अगर इस वलय आर की जितनी भी गुणजावली है ये सभी गुणजावली क्या हो? मुख्य गुणजावली हो, यानी आर के एक ही एलिमेंट से जनित होती है, तो जो वलय आर है वो क्या कहलाता है? मुख्य गुणजावली वलय कहलाता है। मुख्य गुणजावली प्रांत। यदि किसी पूर्णांकीय प्रांत आर में प्रत्येक गुणजावली मुख्य गुणजावली हो तो पूर्णांकीय प्रांत आर मुख्य गुणजावली प्रांत कहलाता है। अब यहाँ पर पूर्णांकीय प्रांत की बात हो रही है, मेरे पास आर है जो कि क्या है? एक पूर्णांकीय प्रांत है। डेफिनेशन शुरू में सारी चीज लिखवा चुकी हूँ। आर पूर्णांकीय प्रांत है। अगर इस आर की प्रत्येक गुणजावली मुख्य गुणजावली होती है तो ये पूर्णांकीय प्रांत आर क्या कहलाता है? मुख्य गुणजावली प्रांत कहलाता है। तो ये डेफिनेशन एक दूसरे से इंक्लूड है, तीनों सेम सी है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस जरूर है कि ये क्या होनी चाहिए? मुख्य गुणजावली होनी चाहिए। ठीक है ना। थ्योरम नेक्स्ट थ्योरम देखिए हमारी, पूर्णांकों का वलय z प्लस z एक मुख्य गुणजावली तथा मुख्य गुणजावली प्रांत है। हमें प्रूफ करना है कि जो मेरा पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का वलय है z, ये मुख्य गुणजावली होती है, यानी इस एक ही एलिमेंट जनित होगी और मुख्य गुणजावली प्रांत होगी। तो देखिए प्रूफ, मैंने मान लिया कि जो i है वो क्या है? z की एक गुणजावली है। मैंने i को z की गुणजावली मान लिया। नाउ i इज इक्वल टू 0, इसका मतलब मैंने i इज इक्वल टू 0 यानी i है वो एक ही अवयव 0, और 0 किसका एलिमेंट है? z का। उस एलिमेंट से जनित हो रहा है, इसलिए i बराबर 0 तो क्या है? मुख्य गुणजावली, क्योंकि 0 भी तो z में इंक्लूड होता है। तो अगर i बराबर 0 है, जब i बराबर 0 और 0 z का एलिमेंट है तो क्या है? यानी गुणजावली i का हर एक एलिमेंट किससे जनित हो रहा है? 0 से हो रहा है, तो i बराबर 0 क्या है? एक मुख्य गुणजावली है। अब मैंने मान लिया कि i 0 नहीं है, यानी 0 के अलावा और एलिमेंट है, तो तथा अब माना कि i इज नॉट इक्वल टू 0, यानी i 0 से जनित नहीं हो रहा है, तथा साथ ही माना कि a i में छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक है तथा b बिलोंग्स टू i कोई दूसरा पूर्णांक है, तो विभाजन कलन विधि से QR बिलोंग्स टू z इस प्रकार। जब i इज नॉट इक्वल टू 0 है तो मैंने मान लिया कि a i में क्या है? छोटे से छोटा एक धनात्मक पूर्णांक है और b i का कोई दूसरा पूर्णांक है, तो विभाजन कलन विधि जो मैंने आपको पढ़ाई थी उससे q और r z के एलिमेंट इस तरीके से होंगे कि b इज इक्वल टू ए क्यू प्लस में r, जहां r 0 से a के बीच में लाई करेगा। क्लियर है? क्योंकि i क्या है? गुणजावली है, इसलिए a i का एलिमेंट और q किसका एलिमेंट है? z का, तो qa किसका एलिमेंट हो जाएगा? i का। किस लिए? क्योंकि i गुणजावली है। गुणजावली तो वाम गुणजावली और दक्षिण गुणजावली दोनों ही क्या है? सेटिस्फाई है। तो a तो हमने i का एलिमेंट लिया था क्योंकि वो छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक है, और q z का एलिमेंट है, तो qa किसका एलिमेंट हो गया? i का, गुणजावली की डेफिनेशन से। अब b i का एलिमेंट है, qa भी i का एलिमेंट है, तो b माइनस ए क्यू भी किसका एलिमेंट हो जाएगा? i का एलिमेंट हो जाएगा ना। चूंकि यदि 0 r है वो 0 से a के बीच में बिलोंग कर रहा है और r है वो i का एलिमेंट नहीं है, क्योंकि a क्या है? छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक i में क्या है? विद्यमान नहीं है। मैं ये मानकर चल रही हूँ r की वैल्यूज क्या है? 0 से a के, a से छोटी होगी, r i का एलिमेंट नहीं है, क्योंकि a है वो छोटे से छोटा पूर्णांक i में नहीं है। तो r बराबर 0, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जब r बराबर 0 ए क्यू, तो i क्या हो गया है? क्योंकि b i का एलिमेंट था और चूंकि b a q a के बराबर हो गया, तो i में किस तरीके का एलिमेंट हो गए? q a सच दैट q बिलोंग्स टू z, यानी i का हर एक एलिमेंट इसी तरीके से जनित हो रहा है, तो i क्या है? एक मुख्य गुणजावली है। क्लियर है? तो 0 था और 0 नहीं था, तो i दोनों ही केस में मेरी i क्या मिली है? मुख्य गुणजावली मिली है, यानी इस z की प्रत्येक गुणजावली कैसी है? मुख्य गुणजावली है। तो जो z है वो क्या है? मुख्य गुणजावली वलय है, और चूंकि z पूर्णांकीय प्रांत भी है तो z क्या हो गया? मुख्य गुणजावली प्रांत हो गया। क्लियर है? यही थ्योरम हमें प्रूफ करनी थी। नाउ एक नोट देखिए, प्रत्येक क्षेत्र मुख्य गुणजावली वलय होता है, लेकिन इसका विलोम सदैव सत्य नहीं है। कि अगर कोई भी हमारा क्षेत्र है वो क्षेत्र तो मुख्य गुणजावली वलय होगा, लेकिन इसका विलोम सत्य नहीं है कि अगर कोई भी वलय मुख्य गुणजावली वलय है तो वो एक क्षेत्र हो।
ठीक है। अब एग्जांपल देखिए सबसे पहले मैं आपको गुंजावली की चीज में डेफिनेशन को क्लियर करती हूँ। मैंने ये पढ़ाया था गुंजावली होती है अगर वो योग संक्रिया के लिए उपग्रुप हो। आपका कहीं पर भी इस तरीके से भी सोल्व किया हुआ हो कि पहली कंडीशन कि वो उपवलय हो, तो कंफ्यूज मत होना उपवलय और उपग्रुप के लिए, ठीक है। अगर आप योग संक्रिया के लिए उपग्रुप प्रूफ करोगे और हम उसे ही कोई करेंगे क्योंकि वो इजी पड़ता है तो वो इजीली सोल्व हो जाएगा। उपवलय भी एक एग्जांपल में आपके सोल्व की हुई है इसके थर्ड एग्जांपल में, तो उससे कंफ्यूज मत होना। उपग्रुप और उपवलय दोनों ही सेटिस्फाई होते हैं गुंजावली के केस में, ठीक है। ये एग्जांपल आप इजीली सोल्व कर लोगे कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय यू आपको दिया हुआ जिसमें 2x2 की मैट्रिक्स है, इस तरीके के एलिमेंट है, ए और बी जेड के एलिमेंट है। आर एक वलय दी हुई है जो कि इस तरीके जहां ए बी सी किसके एलिमेंट है, जेड के एलिमेंट है। ये यू आर की क्या है, गुंजावली है। तो मैट्रिक्स से परिभाषित योग और गुणन संक्रिया वलय आर के लिए संक्रिया है, ठीक है। तो आप इसे इजीली प्रूफ कर लोगे। सबसे पहले तो यू को उपग्रुप प्रूफ करोगे तो एक्स और वाई यू के दो एलिमेंट ले लोगे जो इस तरीके से हो जाएंगे, और फिर इसकी वाम और दक्षिण गुंजावली प्रूफ कर दोगे तो ये आपको क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर जो थर्ड है वो देखिए क्या है। एक किसी वलय आर का स्वेच्छ अवयव है तो सिद्ध करो कि समुच्चय एस आर में दक्षिण गुंजावली है और एस डैश आर में वाम गुंजावली। मैंने सिर्फ एक ही चीज प्रूफ करी है, एस आर की दक्षिण गुंजावली, क्लियर है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में मैंने एस को उपवलय प्रूफ किया है उपग्रुप की जगह, क्योंकि उपग्रुप से हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे इसलिए इसमें उपवलय लिया है, अदरवाइज हम उपग्रुप से ही केस को सोल्व करते, क्लियर है। तो उपवलय के लिए आपको पता ही है कि दोनों संक्रियाओं के लिए समृद्ध होना चाहिए, तो गुणन और योग संक्रिया के लिए इसे समृद्ध दिखा दोगे और उसके बाद इसकी क्या दिखा दोगे, इसे वाम और दक्षिण गुंजावली को दिखा दोगे तो ये सोल्व हो जाएगा। नहीं आया तो समझ में मैं आपको फिर समझा दूंगी। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए आपका। सिद्ध कीजिए कि किसी वलय आर से वलय आर डैश पर समाकारिता एफ की अष्टी के आर की गुंजावली। हमें प्रूफ करना है, मुझे एफ एक समाकारिता दी है जो कि किस पे डिफाइन है, वलय आर से आर डैश पर है, ठीक है। समाकारी दिया हुआ है, मुझे प्रूफ करना है कि इस समाकारिता की अष्टी है जो कि वो आर की क्या होगी, गुंजावली होगी, क्लियर है। तो देखिए हमें दिया है कि एफ आर से आर डैश पर क्या है, समाकारिता है। मैंने मान लिया कि 0 और 0 डैश इस वलय आर और आर डैश की योग संक्रिया के लिए क्या है, तत्समक अवयव है। मैंने तत्समक अवयव 0 और 0 डैश माना है। तब अष्टी की परिभाषा से तो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू एक्स, के में एक्स टाइप के एलिमेंट होंगे, बिलोंग्स टू आर सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 0 डैश, क्लियर है। अब सबसे पहले इसे अगर आपको गुंजावली प्रूफ करना है तो सबसे पहले उपग्रुप प्रूफ करोगे ना। मैंने दो एलिमेंट मान लिए के एक्स और वाई, जो किस तरीके के होंगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू 0 डैश और एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 डैश। लीजिए उपग्रुप के लिए एफ ऑफ एक्स माइनस वाई, आप इसे लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस ऑफ माइनस वाई, यानी एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस वाई, यानी एफ एक्स माइनस एफ वाई किसके बराबर है, 0 डैश के। तो एफ ऑफ एक्स माइनस वाई किसकी होगी, 0 डैश के बराबर। ये डेफिनेट जब एफ एक्स इज इक्वल टू 0 डैश है तो एक्स किसका एलिमेंट हो जाता है, के का। तो एफ ऑफ एक्स माइनस वाई 0 डैश के बराबर है तो एक्स माइनस वाई किसका एलिमेंट हो गया, के का, यानी के की योग संक्रिया के लिए क्या है, उपग्रुप है, क्लियर है। अब इसे गुंजावली तो वाम और दक्षिण गुंजावली प्रूफ करोगे। तो मैंने मान लिया कि स्मॉल आर तो वलय आर का एक एलिमेंट है और एक्स के का एलिमेंट है जो क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 डैश, क्लियर है। सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर दक्षिण गुंजावली है ये एफ ऑफ एक्स आर, चूंकि एफ समाकारी है तो आप इसे लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ आर। चूंकि एफ एक्स क्या है, 0 डैश इंटू एफ ऑफ आर क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। 0 से किसी को मल्टीप्लाई करो 0 ही मिलेगा। तो एफ ऑफ एक्स आर 0 डैश समाकार अष्टी की डेफिनेशन है तो एक्स आर किस में बिलोंग कर गया, के में बिलोंग कर गया। नाउ वाम गुंजावली देखिए एफ ऑफ आर एक्स क्या हो जाएगा, चूंकि एफ समाकारी है तो एफ ऑफ आर इंटू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, 0 डैश के, तो एफ ऑफ आर इंटू 0 डैश क्या मिल गया, 0 डैश, तो आर एक्स किसमें बिलोंग कर गया, के में। दक्षिण और वाम गुंजावली सेटिस्फाई है तो के क्या है, वाले आर की गुंजावली है, क्लियर है। हम आगे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। अगर आपको इनमें किसी भी थ्योरम में या किसी भी क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे बता देना, मैं फिर से आपको रिपीट करा दूंगी, ओके।